कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। देखो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन, कोहलबर्ग कहाँ के थे, अमेरिका के थे। इसका प्रतिपादन किसने किया, लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया। कोहलबर्ग का मानना था कि बच्चे के अंदर नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होते। इनका मानना था कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, यानी कि किसी भी तरीके की उसमें कोई नैतिकता नहीं पाई जाती। ना तो अनैतिक कहलाएगा ना नैतिक कहलाएगा, बल्कि इसे ये सामाजिक परिवेश से सीखता है। नैतिकता को बच्चा कहाँ से सीखता है, सामाजिक परिवेश से सीखता है, क्योंकि जन्म के समय बालक ना ही नैतिक और ना ही अनैतिक होता है। इसने अपने सिद्धांत को 3 भागों में बांट करके समझाया है। कौन कौन सी, इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई हैं और 6 चरण बताए हैं। कितने अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने कितनी बताई हैं, 3 अवस्थाएं और 6 चरण है। ठीक, तो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, पूर्व परंपरागत अवस्था और परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था को प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर भी कहते हैं और परंपरागत अवस्था को रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कहते हैं। उत्तर परंपरागत अवस्था को उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर भी कहते हैं। ठीक है, पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष, परंपरागत अवस्था 10 से 13 वर्ष और उत्तर परंपरागत अवस्था 13 वर्ष से अधिक है। यानी कि पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। 4 से 10 वर्ष, 10 से 13 और 13 से अधिक। 13 वर्ष से अधिक। पहला कौन सी अवस्था है, पूर्व परंपरागत अवस्था, जो कि 4 से 10 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास में परिपक्वता नहीं होती। शारीरिक और मानसिक विकास में कोई परिपक्वता नहीं होती, जिसके कारण बालक में नैतिकता की समझ भी नहीं होती। इसलिए माना गया है कि इस अवस्था में नैतिकता कैसी होती है, शून्य होती है। पूर्व परंपरागत में नैतिकता कैसी होती है, शून्य होती है। ठीक, देखो 4 से 10 साल के बच्चे के बारे में सोचो। 4 से 10 साल के बच्चे का क्या होता है, उसे कोई अपने से कोई समझ नहीं होती, उसे जितना बोला जाता है उतना काम करता है। अब वो किस तरीके से, वो आगे की अवस्थाओं में बताएंगे। ठीक है, और 4 से 10 साल के बच्चे की कोई वैसे नैतिकता नहीं होती, नैतिकता बिल्कुल 0 होती है, शून्य होती है। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास दूसरों के मापदंडों पर आधारित होता है, यानी कि कोई दूसरा उसे कुछ बोलेगा, कहेगा बेटा नमस्ते करो, तो वो नमस्ते कर देगा, है ना, पैर छुओ तो छू लेगा। अपने मन से उसे कुछ नहीं, उसे अपने मन से करने में शर्म आएगी। ठीक, अर्थात नैतिकता, बालक के अंदर नैतिकता बाहरी कारकों से आती है। इस अवस्था को कोहलबर्ग ने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सी, एक तो है आज्ञा पालन एवं दंड की अवस्था। पहली अवस्था कौन सी, आज्ञा पालन एवं दंड की अवस्था। और देखो पहली अवस्था में क्या है, इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बालक आज्ञा पालन एवं दंड की अवस्था, नाम से ही समझ में आ रहा है, बच्चा आज्ञा का पालन सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कि दंड मिलेगा। जैसे कहीं पे भी जब जाते हैं तो मम्मी पापा कहते हैं कि तुम अपने मन से एकदम से खाने पे मत टूट पड़ना, नहीं तो फिर तुम्हें डांट पड़ेगी। तो बच्चे को डर होता है कि हाँ हमें डांट पड़ेगी, हमें पिटाई लगेगी, इसलिए वो उन अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करता है। ठीक है, वो कहीं पे भी जाएगा तो सभ्यता से बैठेगा, 1 बार 2 बार जब पूछा जाएगा तब कुछ खाने के लिए लेगा। पहले मम्मी पापा की शक्ल देखेगा कि हाँ माने कि नहीं, तो जब वो हाँ कर देंगे तो वो उस काम को कर लेगा। यानी कि आज्ञा का पालन करता है, किसके डर से, दंड की डर से। इस अवस्था में बालक किसी भी आज्ञा का पालन दंड से बचने के लिए करता है, इसलिए इस अवस्था को गन पॉइंट की अवस्था भी कहा जाता है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, गन पॉइंट की अवस्था भी कहते हैं, आज्ञा पालन की अवस्था। इस अवस्था में बालक किसी की आज्ञा का पालन दंड से बचने के लिए करता है, इसलिए इस अवस्था को गन पॉइंट की अवस्था भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है दूसरी अवस्था कौन सी होती है, प्रतिफल की अवस्था, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता की अवस्था, यांत्रिक अभिमुक्ता की अवस्था, अहंकार की अवस्था, आत्म केंद्रित अवस्था या फिर टिट फॉर टैट की अवस्था। प्रतिफल की अवस्था, देखो प्रतिफल से समझ में आ रहा है कि बच्चा कोई भी कार्य तब करता है जब उस कार्य के बदले में उसको कुछ चीज मिलती है, मतलब कोई लाभ हो रहा होता है ना, जब उसको दिखता है कि हाँ, जैसे किसी ने कहा कि जाओ तुम ये चीज ले आओ तो हम तुम्हें 10 रुपए देंगे, तो फिर हाल भाग के ये काम कर देगा, और नहीं तो वो नहीं सुनने वाला होता है। ठीक, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, साधनात्मक मतलब होता है उपहार, और यांत्रिक मतलब क्या होता है, यांत्रिक अभिमुक्ता, यानी कि कोई उसको चीज मिले, यांत्रिक चीज मतलब दिखाई दे रही है सामने कि अगर हमने ये काम किया तो हमें ये वाली चीज मिलेगी, तो फिर वो उस काम को कर देगा, यानी उपहार मिल रहा है जब उसको। इस अवस्था में बालक किसी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य किसी उपहार को पाने के लिए करता है, क्योंकि उसके कार्य करने का उद्देश्य ही
कोई उपहार पाना होता है। कोई भी काम इसलिए करता है कि उसको उसके बदले में कोई उपहार मिलेगा, इसलिए उस काम को वो करता है बच्चा। तो इसलिए उसको कहा गया साधनात्मक या फिर यांत्रिक अभिमुखता की अवस्था। अहंकार की अवस्था क्यों कहते हैं? इस अवस्था में बालक जो है अपने काम को करवाने के लिए झूठ भी बोल सकता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक कोई कार्य झूठ बोलने से पूरा अगर होता है तो वो झूठ भी बोल देगा, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आत्म केंद्रित की अवस्था होती है। यहाँ पे बालक क्या होता है, बालक की सोच केवल अपने तक सीमित होती है, वो केवल अपने भले के बारे में सोचता है, उसके लिए उसे झूठ बोलना पड़ेगा तो वो झूठ भी बोल देगा। अगले है टिट फॉर टैट की अवस्था। इस अवस्था में बालक जैसे के साथ तैसा व्यवहार करता है। कभी कभी देखना, छोटे बच्चे को जैसे मार दो तो एकदम से पलट के मारने लग जाता है। तो वो क्यों? जो उसके साथ में जैसा व्यवहार करेगा वो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है बच्चा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? टिट फॉर टैट की अवस्था भी कहते हैं। तो इस अवस्था दूसरी क्या क्या नाम है दूसरी अवस्था के? प्रतिफल की अवस्था, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता की अवस्था, यांत्रिक अभिमुक्ता की अवस्था, अहंकार की अवस्था, आत्म केंद्रित अवस्था, टिट फॉर टैट की अवस्था। ठीक, फिर आ जाता है दूसरी अवस्था का नाम क्या है? परंपरागत नैतिक अवस्था। इस अवस्था की एज कितनी होती है? 10 से 13 वर्ष होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे बच्चा जो है परंपराओं के अनुसार समझने लगता है। परंपरा मतलब देखो, समाज, नियम, रीति रिवाज की समझ बच्चे में आ जाती है और समाज के प्रति समर्पण भी बच्चे में आने लग जाता है। ठीक, इस अवस्था में कोहलबर्ग ने परंपरागत नैतिक अवस्था का समय 10 से 13 वर्ष बताया है तथा इस अवस्था को 2 भागों में बांट करके समझाया है। इस अवस्था में देखो, पहली कौन सी है? प्रशंसा की अवस्था। यहाँ पे क्या होते हैं, मतलब समाज के नियमों के हिसाब से चलने की आदत आने लग जाती है बच्चे में। यहाँ पे प्रशंसा की अवस्था पहली अवस्था होती है। इसमें क्या कहते हैं? गोल्डन रूल भी कहते हैं इस अवस्था को। इसमें बच्चा अपने संबंध जो है मतलब कुछ भी काम ऐसे करेगा, उसकी बच्चे की तारीफ कर दो कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम अगर पढ़ोगे तो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ाई करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इस तरीके की चीजें जब बोली जाती है ना, तो बच्चे जो है उस काम को करने लग जाते हैं। तो यानी कि उन्हें प्रशंसा चाहिए होती है, उन्हें गुड गर्ल गुड बॉय सुनने की आदत पड़ जाती है। और उसका मतलब सामने वाले से कैसा संबंध बनना है, तो वो संबंध बनाने में रहते हैं। यानी इसे अंतःवैयक्तिक संबंध की अवस्था भी कहते हैं, अंतःवैयक्तिक संबंध की अवस्था। इस अवस्था में बालक के अंतर्गत नैतिकता प्रशंसा के आधार पर दिखाई देती है। यदि कोई व्यक्ति इनकी प्रशंसा कर देता है तो ये नैतिक व्यवहार करने लग जाते हैं। इस अवस्था का दूसरा नाम अंतःवैयक्तिक संबंध की अवस्था भी कहा जाता है। इसलिए ऐसे समय नैतिकता का समावेश प्रशंसा के द्वारा किया जाता है। इस अवस्था में बालक बालिका को गुड गर्ल गुड बॉय, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, उत्तम लड़का उत्तम लड़की कहकर संबोधित किया जाता है। फिर अगली अवस्था होती है सामाजिक कानून समाज एवं कानून के प्रति सम्मान की अवस्था। देखो, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे सामाजिक कानूनों को समझने लग जाते हैं और समाज के कानूनों को मानते बहुत हैं। जैसे जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 13 साल का, जब 10 से 13 साल के बीच में होगा, तो क्या करेगा, गाड़ी में देखो पापा के संग में ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट में बैठ जाएगा। और जैसी रेड लाइट अगर पापा तोड़ रहे होंगे तो कहेंगे पापा रेड लाइट नहीं तोड़नी है, क्योंकि नियम कानून को मान करके चलना है। ठीक है, इसलिए इस अवस्था को लॉ एंड ऑर्डर की अवस्था भी कहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की अवस्था भी कहते हैं, समाज एवं कानून के प्रति सम्मान की अवस्था कहते हैं, अधिकार संरक्षण अभिमुखता की अवस्था भी कहते हैं। अधिकारों के संरक्षण भी किया करता है, मतलब कि बच्चे में क्या होता है, कोई भी जो नियम होंगे घर की अधिकार संरक्षण की अवस्था। संरक्षण मतलब क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा ना अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाता है और वो घर की जैसे कोई भी वस्तु होगी उस पर अपना अधिकार दिखाता है कि ये चीज हमारी है, ये चीज मेरी है। तो घर की वस्तुओं पे अपना अधिकार दिखाता है, इसलिए इसको अधिकार संरक्षण अभिमुखता की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक समाज एवं कानून के प्रति सम्मान की भावना रखने लगता है। वो किसी भी परिस्थिति में समाज के नियमों को तोड़ता नहीं है, भले ही व्यक्तिगत हानि ही क्यों ना हो जाए। ठीक, अधिकार संरक्षण अभिमुखता क्यों कहते हैं? इस अवस्था में बालक अपने घरेलू वस्तुओं पर अपना अधिकार दिखाते हैं और उन वस्तुओं के स्वामी बनना चाहते हैं, इसलिए इस अवस्था को अधिकार संरक्षण की अवस्था भी कहते हैं। समाज एवं कानून के प्रति सम्मान की अवस्था, अधिकार संरक्षण की अवस्था। ठीक, फिर इसके बाद में अगली आ जाती है उत्तर परंपरागत अवस्था, जो कि 10 वर्ष से अधिक की होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा समाज परंपरा नियम को समझने के बाद का स्तर होता है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक स्वयं ही निर्णय लेने लग जाता है
यानी कि वो किशोरावस्था में लग जाता है एक तरीके का। बालक जो है वो स्वयं निर्णय लेने लग जाता है, समाज के नियमों के हिसाब से ही चलना है ऐसा नहीं सोचता। इसमें बच्चा ये सोचता है कि जो चीज सही है वो सही है, वो चीज गलत है तो वो चीज गलत है। फिर वो समाज के हिसाब से क्या ही वो, अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है लेकिन वो समाज के हिसाब से सही है, पर वो उसको बच्चे को लग रहा है कि नहीं ये चीज गलत कर रहा है। जैसे हिंज ने क्या था, उसको दवाई चुराता तो उसकी पत्नी बच जाती, लेकिन चोरी करना समाज के हिसाब से नुकसानदेह है, समाज के हिसाब से तो गलत है, लेकिन उसके हिसाब से सही था उस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चा ये कहेगा कि नहीं चुरा लो क्योंकि उसकी जान बच सकती है। ठीक, इस अवस्था में देखो क्या है इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक स्वयं ही निर्णय लेने लगते हैं, समाज के अनुसार नहीं लेते, स्वयं निर्णय लेते हैं ना कि समाज के अनुसार। उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है इस चीज का निर्णय बच्चे स्वयं लेने लगते हैं, अर्थात उचित एवं अनुचित में अंतर जानने लगते हैं। इस अवस्था को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, सामाजिक समझौते की अवस्था, और इसका दूसरा नाम क्या है, सामाजिक संपर्क अभिमुखता की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था को सामाजिक अनुबंध उन्मुखता भी कहते हैं, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे समाज के बने हुए नियमों का पालन करने लग जाते हैं, लेकिन नियमों को तोड़ने से किसी की जान बचाई जा सकती है तो नियम तोड़ भी देते हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि समाज में नियम एक दूसरे के लाभ के लिए बनाए गए हैं। यदि नियम तोड़कर किसी की जान बचाई जा सकती है तो नियम तोड़ देना चाहिए, यानी कि ब्रेक द रूल। यहाँ पे बालक क्या होता है, सामाजिक समझौते की अवस्था, समाज के साथ समझौता भी कर लेता है। ठीक है, सामाजिक संपर्क अभिमुखता की अवस्था, समाज के साथ में संपर्क बनाने लग जाता है। सामाजिक अनुबंधन, संपर्क बना रहा है यानी कि अनुबंध बना रहा है, अनुबंध की अनुमुखता की अवस्था भी कहते हैं, समाज के साथ में कांटेक्ट बनाने लग जाता है। इसकी दूसरी अवस्था का नाम क्या है, सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था। इस अवस्था में सार्वभौमिक नैतिकता पाई जाती है, यानी कि बच्चा जो है वो सबके लिए भला सोचने लग जाता है। इस अवस्था में सार्वभौमिक हर जगह नैतिकता दिखाएगा, बालक दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राण भी दे देगा। वहां पे नैतिकता तो है इससे पहले वाले में, मतलब दूसरे के लिए वो नियम को तोड़ने की बात तो कह सकता है, लेकिन एकदम बिल्कुल समर्पित हो जाए वो चीज नहीं होती। वो चीज होती है सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था में बालक दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राण भी दे देता है, क्योंकि इस अवस्था के अनुसार मानव हित, त्याग एवं न्याय सबसे जरूरी है, भले ही उसके लिए कानून को तोड़ना पड़े। ठीक है, इस अवस्था में आत्म सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस अवस्था को आत्मा की आवाज भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर किशोर अपने आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए, दूसरों को किसी चीज से अगर लाभ हो रहा है तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, इसमें मतलब यहाँ पे मानवता बहुत हो जाती है, सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता भी कहते हैं इसे। इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, कोहलबर्ग का मानना है कि बालक के अंदर नैतिकता नैतिक मुद्दों की चर्चा में सम्मिलित करके लाई जा सकती है। जब उन्हें नैतिक मुद्दों में चर्चा करवाएंगे तब नैतिकता लाई जा सकती है। कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है, यानी कि शून्य होती है नैतिकता, जबकि उत्तर परंपरागत अवस्था में नैतिकता सर्वाधिक होती है। उत्तर परंपरागत अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां बच्चे दूसरों का भला सोचते हैं, जबकि पूर्व परंपरागत अवस्था में बच्चे स्वयं के बारे में सोचते हैं। पूर्व परंपरागत अवस्था में बालकों में नैतिकता बाह्य कारकों के कारण बाह्य कारकों से होती है। कौन से कारकों से? बाह्य कारकों से होती है। बेटा तुम अपने मौसी की बेटी के जैसे क्यों नहीं पढ़ते? यदि तुम भी उसकी तरह मेहनत करोगे तो कक्षा में प्रथम आओगे, यानी कि उसकी प्रशंसा हो रही है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी प्रथम आओगे तो तुम्हारी भी प्रशंसा होगी। तो ये बात जो है वो परंपरागत स्तर में आएगी, जिसकी पहली अवस्था प्रशंसा की अवस्था के अंतर्गत आएगी। ठीक है, नैतिक दुविधा क्या होता है? जब कोई भी डिसीजन लेना होता है कि हम ये काम करें या ना करें, करें या ना करें, जब इस चीज का क्वेश्चन मन के अंदर सोचते रहते हैं कि कोई भी काम में दुविधा बनी रहती है, करें या ना करें, करें या ना करें, तो उसे कहते हैं नैतिक दुविधा। और जब कार्य को करें ना करें, यानी कि उचित और अनुचित में फर्क आ जाए, यानी कि ये समझ में आ जाए कि हाँ फाइनल डिसीजन व्यक्ति ले कि हाँ ये काम हमें करना है, करें या ना करें, जब तक ये सोच रहे हैं तो वो क्या है? नैतिक दुविधा। और जब करें ना करें में फाइनल डिसीजन ले लिया कि हाँ हमें ये काम करना है या हमें ये काम नहीं करना है, वो हो गया नैतिक
तर्कणा। नैतिक दुविधा का अर्थ क्या होता है? जब हाइनेज सोच रहा था कि दवाई चोरी की जाए या नहीं, तो इसे नैतिक दुविधा बोला जाएगा। इसमें डिसीजन नहीं ले पाता। दूसरे शब्दों में सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को ही नैतिक दुविधा कहते हैं। और नैतिक तर्कणा किसे कहते हैं? सही या गलत में से किसी एक को चुनना नैतिक तर्कणा कहलाता है। इसमें व्यक्ति फाइनल डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, सही और गलत के बारे में पहचान करना ही नैतिकता है। बच्चा जन्म से नहीं बल्कि अपने समाज से नैतिकता और अनैतिकता को सीखता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की थी कैरोल गिल्गन ने। किसने की थी इन आलोचना? कैरोल गिल्गन ने। इन्होंने ये बताया था, इन्होंने ये तर्क दिया था कि कोहलबर्ग ने अपने सभी एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है, यानी कि इन्होंने लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा दिया है। इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट हिंज पर किए, सारे एक्सपेरिमेंट हिंज पर कर दिए, यानी कि महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया। तो इन्होंने लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा दिया। ठीक है।